आईपीएल का सीजन है। क्रिकेट के साथ साथ हमारे टीवी और मोबाइल्स पर आपको फैंटेसी बैटिंग ऐप्स का प्रमोट करते बड़े से बड़े सितारे मिल जाएंगे, जो आपको सपना दिखाएंगे कि कैसे बस 49 रुपये लगाकर आप घर, कार और करोड़ों जीत सकते हैं। आईपीएल के इन्हीं बैटिंग ऐप्स और सट्टों ने ना जाने कितने ही घर बर्बाद कर दिए हैं। पहले लोगों ने कर्ज लेकर पैसे लगाए और डूब जाने पर सुसाइड कर लिया। बड़े तो छोड़िए, 19-19 साल के बच्चे जब इसका शिकार बनते हैं तब हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसे खेल से आप एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं, जिसकी नींव ही एक स्कैम पर रखी गई हो। आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम, ललित मोदी स्कैम। ललित मोदी की जिंदगी शुरू से ही कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रही है। 1963 में इंडिया के बड़े बिजनेस घराने में सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए इस शख्स को शुरुआत से ही सब कुछ मिला। पिता के मोदी ने इन्हें पढ़ने के लिए नैनीताल के टॉप स्कूल्स में एडमिशन कराया, पर साहब का मन पढ़ाई से ज्यादा मूवीज और कार्स में था। साल 1980, सर पर 10th बोर्ड की तलवार थी, पर ललित मोदी स्कूल से बंक मारता है। रीजन, राजेश खन्ना की नई मूवी रेड रोजेस। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मोदी को सस्पेंड कर देता है और कहता है कि अब सिर्फ एग्जाम देने आना। साल 1983 में ललित को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई के लिए यूएस भेजा गया, पर जनाब वहां भी कहां रुकने वाले थे। ड्यूक यूनिवर्सिटी में अपना 2nd ईयर कंप्लीट कर रहे ललित और उसके दोस्तों ने मिलकर कोकेन खरीदने का फैसला किया। डील फिक्स हो गई, पर कोकेन बेचने वाले ने गन पॉइंट पर ना तो कोकेन ही दी और बदले में $10,000 भी ले गया। 1 मार्च 1985, अथॉरिटीज ने ललित और उसके दोस्तों को कोकेन ट्रैफिकिंग के लिए 2 साल की सजा सुनाई। जब बात पिता के मोदी तक पहुंची तो अपने सोर्सेज का यूज करके और बीमारी को वजह बनाकर 2 साल की सजा 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस में कन्वर्ट करा दी गई। साल 1986, जान बची तो लाखों पाए, लौट के मोदी घर को आए। वापस आते ही ललित की फैमिली बिजनेस में एंट्री हुई और देखते ही देखते इन्हें साल 1989 में गॉडफ्रे फिलिप, जो कि इंडिया की टॉप टबैको कंपनीज में से एक है, उसका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। इसी बीच ललित की लव स्टोरी भी स्पीड पकड़ रही थी। दरअसल ललित मीनल नाम की एक लेडी को डेट कर रहे थे। मीनल का ताज़ा डिवोर्स हुआ था और मीनल ललित की मदर की क्लोज फ्रेंड थी और उम्र में ललित से 10 साल बड़ी थी। और जब ये बात खुली तो काफ़ी बवाल हुआ, पर एट द एंड 1991 में दोनों की शादी हो गई। बट फिर भी फैमिली इश्यूज़ की वजह से इन्हें मुंबई में शिफ्ट होना पड़ा। साल 1993, यह वही समय है जब ललित के दिमाग में आईपीएल की नींव रखी जा रही थी। दरअसल 1993 में ललित ने एक कंपनी शुरू की, मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स। वॉल्ट डिज्नी के साथ मिलकर 10 साल का एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें बेसिकली वॉल्ट डिज्नी के प्रोग्राम्स को इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग करने का जिम्मा मोदी एंटरटेनमेंट को दिया गया। ब्रॉडकास्टिंग के साथ साथ मोदी ने बीसीसीआई को एक 50 ओवर की इंडियन क्रिकेट लीग शुरू करने का आइडिया दिया। मोदी ने अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में हो रही डोमेस्टिक लीग्स का क्रेज देखा था और वो ये भी जानता था कि इंडिया में क्रिकेट को लोग खेलते ही नहीं बल्कि पूछते हैं। पर उस वक्त बीसीसीआई ने ललित के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और तब उसको लगा कि अगर खुद की लीग बनानी है तो बाहर से काम नहीं चलेगा, बल्कि बीसीसीआई के अंदर ही सेंध लगानी पड़ेगी। और यहीं से ललित मोदी की एंट्री हुई इंडियन पॉलिटिक्स में। शुरुआत में ललित ने हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन ज्वाइन की, लेकिन सीएम के इंटरफेरेंस के बाद वहां से इसे हटना पड़ा। इसके बाद इसे पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। पर जब वहां भी दाल नहीं गली तो ललित ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का रुख किया, जहां रोहतास का पहले से ही वर्चस्व था। अब अगर राजस्थान बोर्ड को कंट्रोल करना था तो रोहतास को हराना कंपलसरी था, पर यह इतना आसान भी नहीं होने वाला था। रोहतास पिछले 3 दशकों से इस बोर्ड में टिके हुए थे और यहाँ ललित के पॉलिटिकल कनेक्शंस ने अपना जलवा दिखाया। दरअसल बोर्ड के प्रेसिडेंट बनने के लिए 32 एसोसिएशंस और 66 इंडिविजुअल मेंबर्स के वोट चाहिए होते थे, जिनमें इन 66 इंडिविजुअल्स को रोहतास कंट्रोल करते थे। ललित ने अपनी खास दोस्त और राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे पर दबाव बनाया और इस रूल को हटाने के लिए एक पूरा का पूरा स्पोर्ट्स एक्ट ही असेंबली में पास करवा दिया। इसके हिसाब से अब बोर्ड की मेंबरशिप में उन 66 इंडिविजुअल्स की कोई नीड ही नहीं रह गई थी। और 2005 के बोर्ड इलेक्शंस में ललित मोदी किशोर रुंगटा को 1 वोट से हराकर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बन गया। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने थे, जिसमें आमने सामने थे शरद पवार और जगमोहन डालमिया। ललित ने अपने पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सोर्सेज का यूज करके शरद पवार को इलेक्शंस में शरेआम सपोर्ट किया और नतीजा पवार बीसीसीआई प्रेसिडेंट इलेक्शंस जीत गए और यहाँ से ललित मोदी की बीसीसीआई की राह साफ होती दिखने लगी। और देखते ही देखते ललित मोदी को बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। ललित ने अपनी बिजनेस टैक्टिक्स लगाई और बीसीसीआई नई ऊंचाइयां छूने लगा। 3 साल में ही बीसीसीआई के रेवेन्यूज $1 बिलियन पार कर गए। अब तक ललित मोदी इतनी पहचान और रुतबा बना चुका था
कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कर सके, यानी आईपीएल। ललित ने आईपीएल को इस तरीके से बनाया था जैसे देश में पहले कभी ना हुआ हो। जनता का अटेंशन स्पैन कम हो रहा था और इसीलिए इसे 2020 फॉर्मेट में रखा गया। सारा रोमांच और सारा एक्साइटमेंट सिर्फ 20 ओवर्स में जनता के घर घर तक परोसा जाने लगा और साथ ही बड़े बड़े फिल्मी सितारे और बिजनेस टाइकून्स का नाम आईपीएल से जोड़ा गया। दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी जो कल तक एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे, आज एक ही टीम में साथ खेल रहे थे। एक तरफ आईपीएल की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लोग पैसे और शोहरत के इस चकाचौंध को देखने में बिजी थे, और यहाँ ललित मोदी स्कैम्स पर स्कैम किए जा रहा था। स्कैम्स की इस लिस्ट में पहला नंबर आया एमएसएम ग्रुप का। हुआ यूं कि एमएसएम यानी मल्टी स्क्रीन मीडिया लिमिटेड नाम की कंपनी, जो प्रेजेंट टाइम में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया है, उसने ललित के सामने आईपीएल के टेलीकास्ट राइट्स खरीदने का प्रपोजल रखा। ललित ने एमएसएम से कहा कि टेलीकास्ट राइट्स तो हम पहले ही WSG यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप, जो कि एक मॉरिशस बेस्ड फर्म है, उसे बेच चुके हैं। पर अगर वो 425 करोड़ रुपए की फैसिलिटेशन फीस WSG को पे करे तो WSG ये राइट्स दे सकता है। एमएसएम ने 125 करोड़ रुपए का इनिशियल अमाउंट मॉरिशस बेस्ड एक अकाउंट में जमा कर दिया, पर बाद में ईडी ने रिवील किया कि BCCI और WSG में ऐसी कोई डील हुई ही नहीं है। और ये राइट्स के नाम पर जो एक्स्ट्रा 125 करोड़ रुपए लिए गए हैं, वो इनडायरेक्टली ललित मोदी पर ही गए हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें स्कैम्स की एक पूरी चैन थी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक एक्शन टेकन रिपोर्ट ने बताया कि ललित मोदी पर दिसंबर 2014 तक 2148 करोड़ के फ्रॉड्स को रजिस्टर किया गया। धीरे धीरे आईपीएल का क्रेज बढ़ रहा था और ललित मोदी के आईपीएल में आखिरी दिन भी करीब आने लगे थे। साल 2008 में आईपीएल की सक्सेस के बाद ललित मोदी ने BCCI को सलाह दी कि हमें 2 टीम्स और ऐड करनी चाहिए, पर इस बार उन्होंने ऑक्शन के रूल्स में 2 नए क्लोजेज ऐड कर दिए। बताया जाता है कि ये क्लोजेज ललित ने इसलिए ऐड किए ताकि वो वीडियोकॉन और अडानी ग्रुप, जो कि टीम्स की बिडिंग में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें फायदा पहुंचाया जा सके। पर ऐसा हुआ नहीं। इन क्लोजेस का जब विरोध हुआ तो बोर्ड ने इन्हें रूल बुक से ही हटा दिया। ललित मोदी को ना चाहते हुए भी कोच्चि टस्कर्स केरला और पुणे वॉरियर्स के पेपर पर साइन करने पड़े, पर चीजें यहाँ से बिगड़ती चली गईं। कोच्चि टस्कर्स केरला को 2011 आईपीएल खेलने की परमिशन तो मिल गई, पर दूसरी तरफ ललित मोदी ने कोच्चि टस्कर्स से उनकी टीम के शेयर होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, ये देखने के लिए कि किन किन लोगों का पैसा कोच्चि टस्कर्स को बनाने में लगा है। और मोदी का पिछले 1 साल का गुस्सा 11 अप्रैल 2010 को ट्विटर पर फूट जाता है, जहां वो अपने एक ट्वीट में कोच्चि टस्कर्स का शेयर होल्डिंग डाटा रिवील कर देते हैं। इसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाए कि कोच्चि के शेयर होल्डर्स के नाम में एक नाम छुपाया जा रहा है, और वो नाम था सुनंदा पुष्कर का। सुनंदा ने कोचिंग टस्कर्स में 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। बताया जाता है कि सुनंदा ने ये इन्वेस्टमेंट कांग्रेस लीडर और उस टाइम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स शशि थरूर के कहने पर किया था, या कहें कि इनडायरेक्टली उनकी तरफ से किया गया था। और अपनी पॉलिटिकल पोजीशंस का बिडिंग वगैरह में भी उन्होंने मिसयूज किया। तब तक सुनंदा और थरूर की शादी नहीं हुई थी, और देखते ही देखते ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि 11 अप्रैल के ट्वीट के 7 दिन बाद यानी 18 अप्रैल 2010 को शशि थरूर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ ललित मोदी पर भी एक्शन लिया गया और 25 अप्रैल को मोदी ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। ललित मोदी ये भाप चुका था कि अब इंडिया में रहना ठीक नहीं है, और अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का यूज करके 2010 में ही ललित मोदी यूनाइटेड किंगडम भाग गया। इधर ईडी की जांच चलती रही, और हैरत की बात तो ये है कि इतना सब होने के बावजूद 2013 तक ललित मोदी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का हेड बना रहा। इसी बीच ललित मोदी की मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम भी सामने आया। ललित मोदी की वाइफ का ट्रीटमेंट पुर्तगाल के एक अस्पताल में होना था, जहां ललित मोदी का होना कंपलसरी था, पर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का कुछ इशू होने की वजह से ललित मोदी पुर्तगाल नहीं जा पा रहा था, और तभी सुषमा स्वराज ने अपने डिप्लोमेटिक सोर्सेज का यूज करके ललित मोदी की हेल्प की थी। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सब ह्यूमैनिटी के लेवल पर किया है। और यही नहीं, जुलाई 2022 में ललित मोदी ने मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन के साथ फोटो शेयर करके सबको चौंका दिया। ललित ने कंफर्म किया कि दोनों एक दूसरे को यूके में डेट कर रहे हैं। पर यहाँ पर सवाल ये है कि ये सारे के सारे स्कैमस्टर्स, चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या विजय माल्या हो, ये सब यूके में ही क्यों भागते हैं? इसकी वजह है वहाँ के रूल्स। यूके को कोई मतलब नहीं है ललित मोदी या विजय माल्या कितना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड करके यूके आए हैं। अगर वो यूके में 1 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको फुल परमिशन है यूके में रहने की। वहीं यूके यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स का सिग्नेटरी भी है। इसके मुताबिक अगर वहाँ के कोर्ट्स को लगता है कि किसी पर्सन की जान को उसके देश में जाने से खतरा है तो वो उसे यूके में ही रोक सकते हैं। बेशक एक तरफ जहाँ आईपीएल ने देश को नए नए टैलेंट्स दिए हों, जॉब्स दिए हों, दुनिया में एक नाम दिया हो,
पर दूसरी तरफ इससे हमें मिला है देश का एक बहुत बड़ा स्कैम और एक और भगोड़ा जो देश के पैसे लेकर विदेश भाग गया। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।